ओके स्टूडेंट्स, तो आज है 4 नवंबर का पहला एडिटोरियल। सो द हिंदू के जो सबसे इम्पोर्टेंट दो एडिटोरियल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। 4 नवंबर 2023 ये पहला एडिटोरियल है। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, दो टॉपिक्स हैं पॉलिटी में जो सारे साल रिपीट होते रहेंगे, मल्टीपल टाइम्स न्यूज़ में रहेंगे, हमेशा न्यूज़ में रहेंगे। पहला जो स्टेट में गवर्नर्स और स्टेट गवर्नमेंट का जो झमेला होता है। सो केंद्र में जो सरकार है, केंद्र में जो पार्टी है जो कोalition पावर में है, राज्यों में जिन जिन राज्यों में वो पार्टी की सरकार नहीं है, सो केंद्र और राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार जहां जहां पे है, तो उन उन राज्यों में गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच हमेशा मतभेद होता रहता है। तो सारे साल न्यूज में रहता है। ये गवर्नर को लेके वो कंप्लेन करते हैं, चीफ मिनिस्टर को लेके गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर कंप्लेन करता है, वो चलता रहता है न्यूज में। और सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाते रहते हैं। ये नंबर वन है। और नंबर टू है, डिफेक्शंस होते रहेंगे सारे साल। आई I मीन लोग पार्टी बदलेंगे, दल बदलू लोग पार्टी बदलेंगे, और फिर वो न्यूज में आएगा, और उसके बाद फिर स्पीकर उनके ऊपर एक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा है, उनको डिस्क्वालीफाई कर रहा है कि नहीं एंटी डिफेक्शन के अंदर, इसके ऊपर। सो ये एंटी डिफेक्शन और द रोल ऑफ स्पीकर इन एंटी डिफेक्शन एंड गवर्नर वर्सेस द स्टेट गवर्नमेंट, ये दो टॉपिक सारे साल रिपीट होते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में। तो ये गवर्नर वाला टॉपिक फिर से न्यूज में है। हुआ ये है कि दो स्टेट्स, तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला, यहाँ पे लिख देता हूँ। तमिलनाडु एंड केरला के जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच क्यों किया है? वो बोल रहे हैं कि हमने जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने जो बिल गवर्नर के पास भेजा है, हमने पास कर दिया, गवर्नर के पास भेज दिया है। गवर्नर ना तो उस पर साइन कर रहे हैं, ना तो उसको वापस भेज रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। गवर्नर उसको लेके बैठे हुए हैं। गवर्नर इज सिटिंग ऑन द बिल्स, नॉट रेटिफाइंग द बिल्स, जो काफी डिले हो रहा है। इनफैक्ट तमिलनाडु का कहना है कि कुछ बिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लाइक कुछ कन्विक्ट्स हैं जो जेल में हैं, उनका मे बी लाइफ टर्म को कम किया जा रहा है या फांसी की सजा को कम्यूट किया जा रहा है। सो कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ पे लोगों के लाइफ का मैटर है, वो गवर्नर के पास भेजा गया। गवर्नर उस पर बैठे हुए हैं। सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ सम फॉर्मर मिनिस्टर्स, मतलब पहले कुछ मिनिस्टर्स थे पिछली सरकारों में तमिलनाडु में। अभी डीएमके की सरकार है। इसके पहले AIADMK की सरकार थी। सो डीएमके की जो सरकार है अंडर मिनिस्टर स्टालिन, वो पिछली सरकार जो थी AIADMK की, उसके कुछ मिनिस्टर्स के ऊपर करप्शन चार्जेस लगाए हुए हैं, जिसके चलते उनका अरेस्ट होना चाहिए। सो गवर्नर के पास बिल्स भेजा गया है कुछ लॉज बना के कि ये एंटी करप्शन लॉ है, इसके तहत ये मिनिस्टर्स अरेस्ट होंगे, वट एवर। सो इस तरह के लॉज हैं जहां पे प्रीवियस रिजीम में जिन्होंने करप्शन किया उनको अरेस्ट किया जा सके। वो लॉ के ऊपर भी गवर्नर बैठे हुए हैं और उसको साइन नहीं कर रहे हैं। एंड ऑल्सो अपॉइंटमेंट टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तमिलनाडु का जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वहां पे अपॉइंटमेंट्स रुके हुए हैं। गवर्नर असेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर वापस भी नहीं कर रहे हैं, रिटर्न भी नहीं कर रहे हैं। तो ये लेके उन्होंने केस किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं। और ये अक्सर देखने को मिलता है जहां भी हम देखते हैं कि जिस स्टेट में जो सरकार है, इट इज नॉट द सेम एज सेंटर की सरकार। सेंटर में जो पार्टी पावर में है, स्टेट में जहाँ पे वो पार्टी पावर में नहीं है, वहां पे ऐसा झमेला होता है। क्योंकि जो गवर्नर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नर को एक स्टेट में अपॉइंट किया है। सो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। अक्सर स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसका मतभेद होता है। लाइक वेस्ट बंगाल में है ममता बनर्जी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स। काफी उनकी दुश्मनी है, काफी उनका मतभेद है। एज अ रिजल्ट जो सेंटर के अपॉइंटेड गवर्नर है उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट की नहीं पटती। सिमिलरली केरला में जो गवर्नर हैं, का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, आई एम फॉरगेटिंग। एंड आई थिंक TN रवि या RN रवि हैं, वो गवर्नर है तमिलनाडु में। और केरला में जो है उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अफजल फैजल, आई थिंक फैजल खान या अफजल खान, ऐसे कुछ नाम है उनका। एंड या सो गवर्नर्स
के साथ लग रहा है, झमेला चल रहा है। एंड सो ऐसा तब होता है जब सेंटर और स्टेट में सेम पार्टी पावर में ना हो, तब ये ज्यादा देखने को मिलता है। जब अगर सेम पार्टी पावर में हो तो फिर तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड अक्सर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि गवर्नर्स अक्सर हॉस्टाइल हो जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की कुछ कुछ बिल्स को साइन नहीं करते हैं। उसमें एक एग्जाम्पल ये है जहाँ पे ये वेस्ट बंगाल में भी हुआ था। अगर आप देखेंगे जो यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज में जो हेड्स होते हैं, जैसे कॉलेजेस में स्कूल्स में प्रिंसिपल्स होते हैं, यूनिवर्सिटी में जो सबसे बड़ा हेड होता है उसको हम वाइस चांसलर बोलते हैं। अक्सर आप सुनते हैं कि यूनिवर्सिटी का वीसी सबसे बड़ा ऑफिसर है यूनिवर्सिटी में, सबसे बड़ा अधिकारी है वीसी, वाइस चांसलर। यानी कि एक चांसलर भी होगा, वाइस चांसलर अगर है तो वाइस चांसलर चांसलर के नीचे है तो एक चांसलर भी होना चाहिए। जैसे वाइस प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट भी होगा, वैसे वाइस चांसलर अगर है यूनिवर्सिटी तो एक चांसलर भी होना चाहिए। चांसलर कौन है? सो किसी भी स्टेट में, ज्यादातर सारे स्टेट्स में ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर स्टेट्स में उस स्टेट में जितनी सारी यूनिवर्सिटीज होंगी सब में वाइस चांसलर होंगे, और उन सारी यूनिवर्सिटीज का एक चांसलर होता है, वो होता है गवर्नर। यूजुअली स्टेट में जो गवर्नर होता है वो स्टेट की सारी यूनिवर्सिटीज का चांसलर भी होता है। और यूनिवर्सिटीज में बैठे होते हैं वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी चलाते हैं, लेकिन इन सब को ऑर्डर दे सकता है चांसलर जो कि गवर्नर है। सारे स्टेट्स में ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये व्यवस्था जो है ये कॉलोनियल व्यवस्था है। कॉलोनियल टाइम्स में, ब्रिटिश के टाइम्स में जो मैड्रास प्रेसिडेंसी या बॉम्बे प्रेसिडेंसी या बंगाल प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर्स थे उनको यूनिवर्सिटी का भी चांसलर बना दिया गया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऊपर भी पकड़ बना के रखनी थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो वांटेड कि यूनिवर्सिटी के ऊपर पकड़ बनी रहे, ताकि वहां से कोई रेवोल्यूशनरीज ना निकले, वहां से कोई ओपन माइंडेड यंग मैन ना निकले जो ब्रिटिश को प्रोटेस्ट करें। सो वहां पे पकड़ बनाए रखने के लिए गवर्नर को ही चांसलर बनाया जाता था। ठीक है। सो ये व्यवस्था अभी भी चल रही है। गवर्नर का क्या रोल है यूनिवर्सिटी में? गवर्नर जाके कोई क्लासेस नहीं लेते, कुछ पढ़ाते नहीं है, बट फिर भी वो चांसलर बन के बहुत जगह बैठे हुए हैं। और गवर्नर्स को ये समझना चाहिए कि ये एक पोस्ट प्री कॉलोनियल व्यवस्था है, कॉलोनियल हैंगओवर, जो कि जरूरी नहीं है कि अभी भी चलती रहे। जरूरी नहीं है कि गवर्नर्स को अभी भी चांसलर बने रहना चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। और ये कोई कहीं पे लिखित कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये जस्ट एक प्रथा है जो चलती आ रही थी। और सिंस ये एक प्रथा है तो ये कभी भी बंद की जा सकती है। सो बट इस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि गवर्नर्स को ये समझना चाहिए कि ये एक प्रथा है, ये कोई लिखित नियम नहीं है कि गवर्नर ही चांसलर होगा राज्य में सारी यूनिवर्सिटीज का। लेकिन भारत में जैसे गवर्नर ने इसको अपना जन्म सिद्ध अधिकार मान लिया है कि उनका एक बर्थ राइट है कि वो जब गवर्नर बन गए तो उनको राज्य की सारी यूनिवर्सिटीज का चांसलर भी उन्हीं को बने रहना है। सो अक्सर क्या होता है कि ये चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज में, जो प्रोफेसर्स का या वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट होता है उसमें ये रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं। अक्सर स्टेट गवर्नमेंट्स को ये पसंद नहीं आता है। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर, उनको पसंद नहीं आ रहा था कि गवर्नर जो है वो एज चांसलर यूनिवर्सिटीज में रोल प्ले करे कुछ। ठीक है। सो उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया वेस्ट बंगाल असेंबली में कि अब अभी से जो गवर्नर है वो चांसलर नहीं रहेगा, चीफ मिनिस्टर विल बी द चांसलर। चीफ मिनिस्टर अब से चांसलर हो जाएंगे या हो जाएंगी, और गवर्नर विल नॉट बी द चांसलर एनी मोर। सो इस बिल में ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फसाई देखने से ऐसा कुछ गलत नहीं लग रहा है, इसमें कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं है, बिकॉज ये जो प्रथा चलती आ रही है कॉलोनियल प्रथा, अगर 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 गवर्नर नहीं चीफ मिनिस्टर या कोई और अगर चांसलर हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गवर्नर्स को वैसे। बट गवर्नर्स हमेशा ऐसे बिल को ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। सो वेस्ट बंगाल इज नॉट द ओनली स्टेट, ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे इस तरह की बिल्स इंट्रोड्यूस हुई। बहुत सब ज्यादातर जगह पे बिल्स इंट्रोड्यूस हुई लेकिन गवर्नर के पास गए तो गवर्नर ने उसको साइन नहीं किया, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो बिल्स क्या कर रही हैं, वो बिल्स गवर्नर का पावर कम कर रही हैं, गवर्नर को चांसलर के पद से हटा के किसी और को चांसलर बना रही हैं। सो गवर्नर को पसंद नहीं आया, उन्होंने साइन नहीं किया उसको। बट कुछ कुछ स्टेट्स में ये बिल्स पास हो चुकी हैं। सो उसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ऐसा सारे स्टेट्स में नहीं है कि गवर्नर चांसलर है। ज्यादातर स्टेट्स में गवर्नर चांसलर होता है, बट कुछ कुछ स्टेट्स में गवर्नर चांसलर नहीं होता है, बिकॉज उन राज्यों में असेंबली ने बिल पास कर दिया था जिसको गवर्नर ने भी साइन कर दिया है, और उन स्टेट्स में गवर्नर चांसलर्स नहीं है। आपका होमवर्क होगा, आप चेक कीजिए
यूपीएससी में पूछा नहीं जाएगा, बट जस्ट एक जनरल आइडिया के लिए चेक कीजिए कि कौन कौन से आपके राज्य में, आप जिस राज्य से हैं उस राज्य में क्या गवर्नर ही चांसलर है या कोई और चांसलर है। दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, और आप चेक करके कमेंट्स में डाल सकते हैं, नीचे वीडियो में कमेंट्स में दे सकते हैं। ठीक है, सो ये आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि वाइस चांसलर्स, आई मीन गवर्नर्स ये चांसलर वाली बिल को अपोज करते हैं, वैसे ही ज्यादातर बिल को, बहुत सारे बिल्स को अपोज करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट का काम डिले होता है, रुक जाता है, देरी होती है। ओके, एंड अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर केंद्र और राज्य का जो रिलेशन होता है, उनके जो संबंध होते हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गवर्नर, बहुत बड़ा रोल गवर्नर रोल प्ले करता है, बिकॉज गवर्नर स्टेट में क्या चल रहा है उसकी रिपोर्ट सेंटर को देता है, सेंटर गवर्नर के थ्रू कुछ कुछ चीज इंप्लीमेंट कराते हैं। इनफैक्ट आपका अगर फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल की हम क्लासेस करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, या फिर आर्टिकल्स 371, या 371 से लेके 371 A B C D E F G H I J, ये सारे जो स्पेशल प्रोविजन वाले आर्टिकल्स हैं, जिस जिस स्टेट में स्पेशल प्रोविजन है वहां पे गवर्नर का बहुत बड़ा रोल है। सेंटर के थ्रू गवर्नर बहुत कुछ करता है स्टेट में, सेंटर के थ्रू गवर्नर बहुत कुछ करता है स्टेट में, और स्टेट की रिपोर्ट गवर्नर सेंटर को देता है। स्टेट में अगर ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अगर संवैधानिक जो ढांचा है वो काम नहीं कर रहा है, तो गवर्नर रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट्स रूल लगा देता है। सो बहुत कुछ है जहां पे गवर्नर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केंद्र और राज्य के बीच में। उसीलिए केंद्र और राज्य के जो रिलेशंस हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर जो कमीशन बैठाए गए हैं, दो कमीशन बैठाए गए हैं। पहला कमीशन था सरकारिया कमीशन 1985 में, 1985 में। दूसरा कमीशन था मदन मोहन पुंछी कमीशन, MM पुंछी कमीशन, इन 2007। सो दोनों कमीशंस ने रिकमेंडेशंस दिया है सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर। उसमें MM पुंछी कमीशन ने स्पेसिफिकली ये बात कही थी कि गवर्नर जो होता है, गवर्नर के पास ऐसे ही बहुत सारा काम होता है देखने के लिए, सो गवर्नर को हमें और बर्डन नहीं देना चाहिए। जो चांसलर वाला काम है, राज्य में जो यूनिवर्सिटीज के चांसलर का जो पद गवर्नर को दिया गया है वो ले लेना चाहिए, गवर्नर को उससे छुट्टी दे देनी चाहिए। गवर्नर शुड नॉट बी बर्डनड विद द पोस्ट ऑफ चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज, ये मदन मोहन पुंछी कमीशन ने ऑलरेडी बोला हुआ था। तो याद रखिएगा, सरकारिया कमीशन, मदन मोहन पुंछी कमीशन, ये दोनों आपको पढ़ना है, बहुत जरूरी है। लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। सो अब क्यों ऐसा होता है, ऐसा होता क्यों, गवर्नर क्यों बिल को लेके बैठे हुए हैं इतने दिन से? हाउ हाउ इज इट पॉसिबल कि एक बिल एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल से गवर्नर बिल के ऊपर बैठे हुए हैं और बिल को साइन नहीं कर रहे हैं? वाई? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है। हमने कल जो डिस्कशन किया था एडिटोरियल का, उसमें आपने देखा होगा हम एंटी डिफेक्शन की बात कर रहे थे। वहां पे हमने देखा था कि एंटी डिफेक्शन के मुद्दे को डिसाइड कौन करेगा? स्पीकर। लेकिन स्पीकर कितने दिन में डिसाइड करेगा, संविधान में दिया नहीं है, और स्पीकर उसका मिसयूज करते हैं, वो डिसीजन नहीं लेते हैं। वैसे ही गवर्नर कितने दिनों में स्टेट के जो असेंबली में से जो बिल पास होके आ रहे हैं उसको कितने दिनों में या तो साइन करना है या फिर वापस लौटाना है, कितने दिनों में, वो टाइम फ्रेम संविधान में दिया हुआ नहीं है, उसलिए गवर्नर्स मिसयूज करते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन जैसा हमने देखा कि स्पीकर वाले मुद्दे पे अब सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ के आ रहा है और स्पीकर्स को सवाल जवाब कर रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल निभाओ और जल्दी जल्दी डिसाइड करो। वैसे ही यहाँ भी संविधान, यहाँ भी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब आगे आ रहा है और गवर्नर्स को सवाल कर रहा है। सो तेलंगाना ने भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था इसी साल जनवरी फरवरी में। तेलंगाना ने भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था कि गवर्नर बिल के ऊपर बैठे हुए हैं, बिल्स को साइन नहीं कर रहे हैं, बहुत डिले कर रहे हैं। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था गवर्नर को कि प्लीज लुक एट आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर के सिग्नेचर की बात की गई है कि गवर्नर एसेंट दे सकता है या रिफ्यूज कर सकता है एसेंट, या बिल को रिटर्न कर सकता है, या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। ये जो गवर्नर एक स्टेट लेजिस्लेचर से उसके पास जो बिल आती है, उस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है, वो आर्टिकल 200 में दिया हुआ है। आर्टिकल 200 में एक फ्रेज यूज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नर को कि आप वो फ्रेज देखें,
फ्रेज दिया हुआ है एज सून एज पॉसिबल, लिखा हुआ है उसमें कि जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल गवर्नर को एक्शन लेना चाहिए बिल्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला तेलंगाना वाले केस में, आई थिंक अप्रैल इसी ईयर, अप्रैल में ये वर्डिक्ट आई थी, अप्रैल में ये जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तेलंगाना गवर्नर को बोला था कि आर्टिकल 200 बोलता है कि आपको बिल के साथ जो करना है जल्दी से करना है, एज सुन एज पॉसिबल। सो इसको सीरियसली लें आप, टेक दिस सीरियसली एंड टेक एक्शन एज सुन एज पॉसिबल। सो ये उम्मीद की जा सकती है कि अब जो केरला और तमिलनाडु के गवर्नर्स के खिलाफ जो सरकारों ने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को, ये दोनों राज्य सरकारों ने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को, तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वैसा ही कुछ वर्डिक्ट देगा जैसा उसने तेलंगाना के बारे में बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जल्दी से आप साइन करें, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी निभाएं। पॉसिबली वैसा ही केरला और तमिलनाडु के गवर्नर्स को भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि जल्दी से आप साइन करें, बिल्स के ऊपर बेकार बैठ के टाइम वेस्ट ना करें। सो पॉसिबली दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन, दिस इज व्हाट वी विल सी, कुछ दिनों में आ जाएगा वर्डिक्ट। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि एंड ऑफ द डे गवर्नर के बारे में है जैसा कि प्रेसिडेंट के बारे में है कि प्रेसिडेंट को क्या करना है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एडवाइस देते हैं उसको मानना है, वो एडवाइस को मान के चलना है, ठीक है। वैसे ही स्टेट्स में एक पैरेलल व्यवस्था है, जैसा सेंटर में है वैसा स्टेट में है। सेंटर में प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस को मानना है प्रेसिडेंट को। वैसे ही स्टेट्स में जो गवर्नर है उसको चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनकी बात को मान के आगे बढ़ते रहना है। सो द गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए गवर्नर को। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर की बात सुनते हुए उनके साथ तालमेल रखकर काम करना चाहिए, तो व्यवस्था अच्छे से चलेगी। ये चीज लिखा हुआ है एडिटोरियल में, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों नहीं है। वाई डू गवर्नर्स डोंट लिसन टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? गवर्नर्स क्यों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बातों को नहीं मानते हैं? हमारे संविधान में ही ऐसा दिया हुआ है। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है जो गवर्नर्स को ऐसा करने के लिए अलाउ करता है। सो वो आर्टिकल दिखाऊंगा मैं आपको। आर्टिकल का नाम है, आई मीन आर्टिकल है आर्टिकल 163, मेरे स्क्रीन पे खुला हुआ है, आर्टिकल 163, जिसका हेडिंग है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर को एड एंड एडवाइस देंगे कि गवर्नर जी आपको ये करना है और गवर्नर जी वो करेंगे। हेडिंग पढ़ के ऐसा लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। क्लॉज 1 में लिखा हुआ है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद चीफ मिनिस्टर एट इट्स हेड। सो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसके मुखिया होंगे चीफ मिनिस्टर, और ये लोग क्या करेंगे, ये लोग एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को, एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। गवर्नर का जो फंक्शंस है उस फंक्शंस को वो कैसे करेगा, उसके लिए ये चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको एडवाइस करेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इन so far as he or she or as he is by under this constitution required to exercise functions in his discretion, डिस्क्रेशन उसके खुद का मत। सो बोल रहा है कि एक स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, किस लिए होंगे, ये लोग एडवाइस करेंगे किसको, गवर्नर को। गवर्नर को एडवाइस करेंगे कि गवर्नर को क्या करना है। लेकिन एक्सेप्ट जहां पे गवर्नर को खुद से अपने डिस्क्रेशन से काम करना है वहां पे अपने डिस्क्रेशन से करेगा वो। सो ये लोग एडवाइस करेंगे, गवर्नर मानेगा, एक्सेप्ट उन मैटर्स में जहां पे गवर्नर को अपने खुद के मन से काम करना है, अपने खुद के मर्जी से काम करना है, आपके खुद के डिस्क्रिप्शन से काम करना है। सो आर्टिकल 163 क्लॉज 1 बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करेंगे, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जहां पे गवर्नर खुद अपनी मर्जी से काम करेगा, तो यहाँ पे उसकी मर्जी को अलाउ कर दिया है। बट क्लॉज 2 में बात और गड़बड़ हो जाती है। क्लॉज 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि अभी हमने क्लॉज 1 में बोला कि कुछ मैटर्स है जहां पे गवर्नर अपनी मर्जी से काम कर सकता है, कुछ मैटर्स, लेकिन कौन से मैटर्स, ऐसे कौन से मैटर्स हैं जहां पे गवर्नर अपनी मर्जी से काम करेगा। सो क्लॉज 2 में उसका जवाब दिया हुआ है। क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि अगर कभी भी ये सवाल उठे कि वो कौन से मैटर्स हैं जिनमें गवर्नर अपनी मर्जी से काम करेगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस
नहीं मानेगा, वो कौन से मैटर्स है जहां पे गवर्नर अपनी मर्जी से काम करेगा, अगर इस पे कभी सवाल उठे तो फाइनल फैसला गवर्नर का खुद का होगा। इसका मतलब अगर पूछा जाए कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे गवर्नर अपनी मर्जी से काम करेगा, उसका जवाब है गवर्नर जिस मुद्दे पे चाहे उस पे अपनी मर्जी से काम करेगा। क्योंकि क्लॉज 2 में बोला हुआ है कि कौन डिसाइड करेगा कि कौन से मैटर्स में गवर्नर अपनी मर्जी चलाएगा, हु विल डिसाइड दैट गवर्नर को कहां कहां पे अपनी मर्जी से काम करना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात नहीं सुननी है। कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर खुद डिसाइड करेगा। दैट इज व्हाट इज रिटन। इफ एनी क्वेश्चन if any question arises whether any matter is or is not a matter as respects to which governor is by or under this constitution required to act in his discretion। अगर ये सवाल उठे कि वो कौन से मुद्दे हैं जिसपे गवर्नर को अपना डिस्क्रेशन चलाना है, द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इन हिज डिस्क्रेशन शैल बी फाइनल। गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा कि ये मुद्दे हैं जिसपे मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा। तो यही वो आर्टिकल है, आर्टिकल 163, जिसने एक्चुअली गवर्नर को इतना छूट दे दी है, इतना फ्रीडम दे दिया है, इतना डिस्क्रिशन दे दिया है कि गवर्नर उसका मिसयूज करते हैं। और वही यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट लाइन में कि गवर्नर को ये समझना चाहिए कि उनको चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे काम करना चाहिए, और उनको मिसयूज नहीं करना चाहिए किस चीज का, जो डिस्क्रेशनरी स्पेस उनको दिया गया है, उनको जो जगह दी गई है डिस्क्रेशन की, उनको जो एक स्पेस दे दिया गया है जहां पे अपना डिस्क्रेशन चला सकते हैं, उस स्पेस का मिसयूज एब्यूज नहीं करना चाहिए। ओके, सो दिस इज द एडिटोरियल। एंड अगर कोई पूछे कि भाई सॉल्यूशन क्या है, फिर व्हाट इज द सॉल्यूशन, गवर्नर्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस है, वो हम गवर्नर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट अगर दो तीन पॉइंट अभी बताना चाहूँ तो जो पुंछी कमीशन है और सरकारिया कमीशन में दिया हुआ है कि गवर्नर का नियुक्ति कैसा होना चाहिए। गवर्नर एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी अ पॉलिटिकल पर्सन। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता उसका नहीं होना चाहिए। वो एक्टिव पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स में उसका किसी एक पार्टी से लगाव नहीं होना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट किया जाना चाहिए। जिस राज्य में गवर्नर की नियुक्ति हो रही है वहां के चीफ मिनिस्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए गवर्नर अपॉइंटमेंट के पहले। तो ये कुछ मैटर्स हैं। उसके बाद फिर जो आर्टिकल 163 है उसको अमेंड करने की जरूरत है। इतना डिस्क्रिप्शन प्रेसिडेंट को भी नहीं दिया गया है। प्रेसिडेंट को डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, गवर्नर को डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो ये कुछ चीजें हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। एंड ओके, और एक और चीज है कि गवर्नर जो है, गवर्नर का जो कितने सालों तक वो पोस्ट ऑफिस में रहेगा वो कुछ फिक्स नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा दिया हुआ है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट जब चाहे तब हटा सकता है। तो प्रेसिडेंट तो हटाता नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट हटाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यानी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो बोलते हैं प्रेसिडेंट को कि आप वेस्ट बंगाल के गवर्नर को हटा दीजिए, तमिलनाडु के गवर्नर को हटा दीजिए, यहाँ के गवर्नर को हटा दीजिए, नया बंदा ला दीजिए, और प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं। सो प्रेसिडेंट कहने के लिए प्रेसिडेंट हटाते हैं, बट एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर्स को लाती है और हटाती है। सो उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दिया गया है, गवर्नर को कोई सिक्योरिटी नहीं है उसका। जब भी सेंटर चाहे उसका पद छीन सकती है। तो हमेशा सेंटर के प्रति उसके मन में एक डर रहता है कि मुझे सेंटर की बात सुननी है। अगर मुझे इस बड़े से राजभवन में रहना है आराम से, और गवर्नर के पावर्स का भोग करना है, गवर्नर के पावर्स और प्रिविलेजेस का आनंद उठाना है, और वो प्रेस्टिजियस लाइफ जीनी अगर है, तो मुझे 5 साल अगर बने रहना है गवर्नर और उसके बाद भी कंटिन्यू करना है, तो सेंटर मुझसे खुश रहना चाहिए। सेंटर को खुश रखना पड़ेगा, वरना सेंटर मुझे कभी भी हटा सकता है। तो सेंटर को खुश करने के लिए अक्सर स्टेट गवर्नमेंट से उनकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है गवर्नर्स की। तो इसीलिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे गवर्नर को एक फ्रीडम मिल सकती है न्यूट्रली काम करने की, वो ऐसे हो सकती है कि अगर गवर्नर का टेन्योर फिक्स कर दिया जाए कि गवर्नर 5 साल तक फिक्स रहेगा, या फिर गवर्नर का रिमूवल का प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया जाए। जैसे कि इट शुड नॉट बी रिमूव डायरेक्टली, मतलब सेंटर को जब मन किया तब हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ प्रोविजन लाना चाहिए जहां पे पॉसिबली पार्लियामेंट में कोई दोनों हाउस में रेजोल्यूशन पास होगा, या फिर कोई एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी होगी वो डिसाइड करेगी। ऐसा कुछ प्रोविजन लाना चाहिए जहां पे पॉसिबली एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का 3 बंदों का पैनल होगा, वो डिसाइड करेगा। कुछ एक प्रक्रिया होनी चाहिए जहां पे गवर्नर का रिमूवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, सेंटर जब चाहे तब नहीं हटा पाए।
तब क्या होगा कि गवर्नर सेंटर से थोड़ा इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा, सेंटर से डर नहीं रहेगा, वो न्यूट्रली इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। ये कुछ सजेशंस है, और बहुत सारे सजेशंस हैं जो हम गवर्नर चैप्टर में डिस्कस करेंगे पॉलिटी के लेक्चर में। ठीक है, सो दैट वाज एडिटोरियल 1। फॉर एडिटोरियल 2 ऑफ 4th November, please watch the next video. My name is Chandrasekhar. Thank you for watching.